बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वर्क एनर्जी पावर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने लगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की थी, उससे आगे हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे किसी को कहते हैं ना, किसी प्लेयर को, सिंगर को, एक्टर को, किसी भी स्टूडेंट को, इवन कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल उसमें ज़्यादा नहीं, इसके अंदर होता है। तो पोटेंशियल कहते हैं हिडन या स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड, जो किसी बॉडी के अंदर हिडन होती। पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो पोजीशन अगर ग्रेविटी में है हाइट की वजह से, तो वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। चार्जेस में है तो करीब या दूर होने से अट्रैक्शन रिपल्शन ज्यादा कमी होगी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसकी टाइप्स हैं, पढ़ी है, जरा इसको रिकैप कर लेते हैं। जूनियर क्लासेस में भी, ओ लेवल में भी देखा होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली ये हमारी नेक्स्ट चैप्टर डिफॉर्मेशन में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसे स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। ये कहते हैं रबर बैंड, स्प्रिंग हो गया, इन पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उनकी लेंथ में जो चेंज आता है, उससे इनमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप। जब हम किसी चीज को स्ट्रेच या कंप्रेस करें, उसकी शेप में चेंज आने से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला हाफ एफ इंटू ई, ई इज द चेंज इन लेंथ, इज इक्वल टू हाफ के ई स्क्वायर। ये भी है के स्प्रिंग कांस्टेंट। वैसे ये फॉर्मूला बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर का डिफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कहीं भी एनर्जी हमें केमिकल प्रोसेस से आ रही है, रिएक्शन के बाद आ रही है, केमिकल रिएक्शन के बाद, तो वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स बनते हैं या ब्रेक होते हैं। जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है उनमें। तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स, फूड, फ्यूल, सेल, बैटरीज, हमारे मसल्स। अच्छा, मसल्स का मतलब जो हम जोर लगा रहे हैं अपनी बॉडी से। वैसे तो मसल्स रबड़ की तरह होते हैं, वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल हो जाते हैं। लेकिन मसल्स का मतलब वो जो एटीपी बॉन्ड्स होते हैं, कि हम कोई भी खाना खा रहे हैं, जब वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो वो ये वाले बॉन्ड्स बनाता है। वो जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड्स ब्रेक होकर हमें एनर्जी देते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट दे लो। तो हम जो जोर लगा रहे हैं मसल्स का मतलब यहाँ है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो क्या है, उसमें चार्जेस मूव हो रहे हैं, तो क्यों मूव हो रहे होते हैं? तो वो चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसकी रीजन बनती, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो सबसे लास्ट में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी ड्यू टू हाइट, वर्टिकल हाइट। इसका फॉर्मूला mgh है। mg वेट कहते हैं, वेट इंटू h। ये स्मॉल w है, कैपिटल W वर्क के लिए होता है, स्मॉल w वेट के लिए। कंसीडर करें कि एक ऑब्जेक्ट m यहाँ पर है, हम इसे एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उसे कोई डिस्टेंस, जिसे हम h हाइट कह लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं एट कांस्टेंट स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है कि हम उठा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पर। तो इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कहां से आएगी? फ्रॉम द वर्क वी डिड। यही जो ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ कांस्टेंट स्पीड से उठा रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक में चेंज नहीं आ रहा होगा। इट मीन्स जो हमारा वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम द वर्क वी डिड। अगर हम वर्क नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। तो हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। अब वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस पैरेलल टू द फोर्स। जब हम किसी चीज को कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो ये इक्विलिब्रियम भी होता है, और ये तभी होता है जब ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल हों दूसरे के। इसका मतलब जितनी हम अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं वो उसके वेट के इक्वल होगी, तभी इक्विलिब्रियम होगा ना। इट मीन्स जो फोर्स है वो वेट के इक्वल होगी, और डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो h है। इस तरह mgh फॉर्मूला बन जाता है। तो दिस इज हाउ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एक पॉइंट कि ये जो हाइट h है, ये वर्टिकल हाइट है। चाहे आप स्टेयर से ऐसे जाएं ऑब्जेक्ट, हाइट हमेशा आपने वर्टिकल वाली लेनी। क्रेन से एक ऑब्जेक्ट को बांध कर यहाँ से यहाँ ले गए, रस्सियों से, ऊपर रस्सियां रिप्रेजेंट हो रही जो लाइन है, तो हाइट आपने वर्टिकल वाली लेनी।
अच्छा, यहाँ ना एक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, वो ध्यान में रखना है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम यहाँ से इसको गिरा देते हैं, तो अब हमने इस सिचुएशन में इसकी हाइट कम हो गई है, लेकिन क्या मतलब, किस चीज, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट देखनी है। जैसे इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर 1.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, जब हम इसे लिटा दिया तो अब ये साइड 2 है, तो यहां से अर्थ से उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर। तो अगर देखिए हमने इसे गिराया ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना पॉइंट में गिर गया नीचे, 0.5 सेंटीमीटर नीचे हो गया। तो एच हम इतना लेंगे, फॉर्मूले में ऑब्वियसली मीटर में रखते हैं। तो जैसे एक हैमर को उठाते हैं यहां से यहां, तो हमने जो वर्टिकल हाइट लेनी, सीधी लेनी है, वो सेंटर से सेंटर की पोजीशन में लेनी है, कि पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है। तो ये कई क्वेश्चंस में मैटर करेगा। तो एच आपने लेनी है सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का, पहले जहां था, जहां बाद में था, इनमें जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट विल बी द एच, राइट जी। नेक्स्ट है वर्क डन ऑन अ गैस। किसी गैस पे वर्क करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं एएस का है, लेकिन ये ज्यादा यूज ए2 में होगा। वर्क डन ऑन अ गैस का मतलब किसी चीज को मूव करें। एक गैस है, एक कंटेनर में बंद है, और उसके ऊपर ये एक पिस्टन सा लगा है, जो जिसे हम मूव कर सकते हैं, मूवेबल पिस्टन है। तो हम अगर इस पर फोर्स लगाएं, मूव करें इसको, तो हम किसको प्रेस कर रहे हैं, एक्चुअली गैस को। तो इट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा जी, कैसे करेंगे ये जी। गैस पहले यहाँ पिस्टन था, यहाँ पर गैस की जो लेंथ थी यहाँ, वो H1, और उसका एरिया, बेस का एरिया, या आप पिस्टन की बेस का एरिया इज A। अच्छा, फोर्स कैसे लगाई, हमने एक ऊपर वेट रख दिया या खुद जोर लगा लिया, तो उससे ये पिस्टन मूव होकर इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद इधर पहुंच जाता है। अब उसकी हाइट हो जाती H2। तो हमने जो वर्क किया, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क हमने फोर्स लगाई, डी डिस्टेंस कवर होने के बाद हाइट H1 से H2 होगी, तो वर्क का फॉर्मूला वही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा, हमने प्रेशर एक्चुअली अप्लाई किया जब हमने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर से, कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। तो यहां से अगर फोर्स को सब्जेक्ट बना ले, तो वो प्रेशर इनटू एरिया आ जाएगा। तो फोर्स की जगह ये वैल्यू प्रेशर इनटू एरिया यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि हमने प्रेशर अप्लाई किया गैस पर। अच्छा, जो डिस्टेंस मूव किया वो यहां से यहां नोट करें, तो ये H1 है और ये H2, तो H1 माइनस H2 के इक्वल होगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में इन दोनों से, तो डिस्टेंस की जगह H1 माइनस H2 रखा, तो ये एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी और इससे भी। अच्छा, एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही तो वॉल्यूम आ जाता है, ये कैपिटल V वॉल्यूम है। तो ये पहले वाला वॉल्यूम, और A इंटू H2 सेकेंड वाला वॉल्यूम आ जाएगा। और दो वॉल्यूम के डिफरेंस को कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन ऑन अ गैस, इसके इक्वल है वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये एएस में ही है, एक आध क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन ये ज्यादा यूज A2 में होगा, लेकिन सिलेबस में था इसलिए इसको डिस्कस कर लिया जी। नेक्स्ट है डेफिनेशन, दैट इज पावर। पावर, अगर हम किसी फैन कोई वर्क कर रहा है, कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन, ओवन है, कोई भी मशीन है, उसकी पावर ज्यादा कर दें, तो हम देखते हैं वो ज्यादा फास्ट वर्क करने लग जाता है, जो भी काम करना है वो जल्दी कर लेगा। अच्छा, हाउ फास्ट वी डू समथिंग, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है रेट। रेट का मतलब सिंपली इज हाउ फास्ट वी डू समथिंग। अच्छा, रेट को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। तो जैसे जो दो मोटर है पानी वाली, एक ज्यादा पावर वाली और एक कम पावर वाली, तो अगर एक जैसी टैंकी फिल करने को दी जाए जिसकी पावर ज्यादा, वो टाइम कम लेगी, यानी पावर का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है। और वो जिसकी पावर ज्यादा वो टाइम कम लेती है, और अगर सेम टाइम दो मशीन्स को दिया जाए जिसकी पावर ज्यादा, वो वर्क ज्यादा, वर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मामले में नजर आ रहा है।
तो कोई चीज जितनी पावर ज्यादा उतना तेजी से वर्क करती है, ज्यादा पावर तेज कर देंगे ज्यादा तेजी से वर्क करेगी, और जितनी तेजी से करेगी हाउ फास्ट समथिंग डज, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेट। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाउ फास्ट द वर्क इज डन। अच्छा, जब हम वर्क कर रहे होते हैं हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पावर, ठीक है। और किसी चीज का कितना तेजी से कर रहे हैं कैसे पता चलता है? टाइम से यूजुअली डिवाइड कर देते हैं। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, पावर के लिए स्मॉल पी यूज करते हैं, और ये स्केलर है, कैपिटल पी प्रेशर के लिए यूज करते हैं। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कह लें या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, यहाँ एक कुछ बातें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखते हैं, बहुत यूज होती हैं। अगर किसी चीज को हम उठा रहे हैं या वो चीज ऊपर नीचे हो रही है तो वही एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो mgh ओवर टाइम फार्मूला यूज हो। किसी चीज को हम मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, या अगर रोक रहे हैं तो उतनी ही एनर्जी लगाएंगे जितनी कम से कम उसकी काइनेटिक एनर्जी, तभी वो रुकेगी। तो देन वही एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। और अगर हम किसी चीज की हीटिंग या कूलिंग कर रहे हैं तो वही एनर्जी हीट एनर्जी, Q इज हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, पावर की यूनिट वॉट होती है, और पावर की जगह 1 वाट, वर्क एनर्जी की जगह जाउल, सबकी ऊपर वाली जो क्वांटिटी यूनिट जाउल ही है, टाइम के सेकंड। तो कोई पूछे कि व्हाट इज हाउ मच इज 1 वाट, तो वी कैन से इफ अ बॉडी ट्रांसफर्स 1 joule एनर्जी इन ईच सेकंड देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। पावर के ये बेसिक फॉर्मूलास, लेकिन एक बहुत फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल में नहीं करते, वो नीचे लिखा हुआ है। वो है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उसकी स्पीड v हो, हमारे फोर्स लगाने पर जब हमने फोर्स लगाई उसमें स्पीड v आ गई, तो अगर हम उस पावर फाइंड करें तो पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस कवर्ड पैरेलल टू फोर्स, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को ही हम स्पीड कहते हैं। ये एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है FV। बेटा ये पावर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये नोट कीजिए। अब ये बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। आप वेलोसिटी ले लें, स्पीड ले लें, है ये वेलोसिटी एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी, और पावर इज स्केलर। अच्छा, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं और ऑब्जेक्ट इधर जाए, जैसे हम रस्सी से किसी चीज को खींचे, एंगल पे फोर्स लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड के साथ जा रहा है, इन दैट सिनेरियो इट विल बी FV cos ऑफ थीटा। वर्क में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है जी। लास्ट इसकी डेफिनेशन इस चैप्टर की, फेमिलियर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंसी को अगर एक वर्ड में पूछा जाए आपसे तो इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस। जैसे यहां तो यूजुअली एफिशिएंसी मशीन की परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है तो कैसे बताते हैं? जो उसने मार्क्स लिए, ये नहीं बता रहे मार्क्स अच्छे हैं बुरे हैं जब तक हमें टोटल मार्क्स ना पता हो, राइट। तो ये मार्क्स अच्छे हैं बुरे अगर ये आउट ऑफ 25 है नाउ, यानी खाली एक नंबर से नहीं पता चलता एफिशिएंसी परफॉर्मेंस क्या है, उसे टोटल से कंपेयर करके फिर बता सकते हैं। और कंपेयर कैसे करते हैं? डिवाइड करके, और डिवाइड को कहते हैं रेशियो। तो ये जो टोटल उसने उसको वर्क दिया जाता है, जितने मार्क्स टेस्ट दिए वो इनपुट है, और ये वो मार्क्स हैं 25 जो रह गए इसके वो वेस्ट हो गए। तो 20 वो जो वेस्ट नहीं हुई, तो वेस्ट का ऑपोजिट होता है यूजफुल। ये यूजफुल जो वर्क मार्क्स हैं इसे हम आउटपुट कहते हैं। तो एफिशिएंसी इज रेशियो द डिवाइड ऑफ आउटपुट एनर्जी इनटू इनपुट एनर्जी। आउटपुट कहते हैं यूजफुल वर्क डन बाय अ मशीन, और इनपुट होता है टोटल एनर्जी सप्लाई टू द मशीन, और जो इनपुट एनर्जी देते हैं वो होती है आउटपुट एनर्जी प्लस वेस्टेज, कुछ उसमें से वेस्ट हो जाता है। यूजुअली एफिशिएंसी परसेंटेज में बताई जाती है, तो आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी इंटू 100 कर दें परसेंटेज में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आउटपुट में अगर एनर्जी है नीचे इनपुट भी एनर्जी, अगर पावर है तो नीचे इनपुट भी पावर में होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए।
एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं। अच्छा, अगर इस तरह एफिशिएंसी दी है जिसमें परसेंटेज के विदाउट है, तो वो आंसर अगर लेट्स से कि इसका आंसर 0.15 आ रहा था, एक्चुअली परसेंटेज में वो 15% होगा। इसका आंसर 0.4 है तो वो परसेंटेज में 40% होगा। और 40% एफिशिएंसी होने का मतलब क्या है? इतना यूजफुल है, बाकी 60% वेस्ट हो रहा है, राइट? अगर किसी चीज की एफिशिएंसी 0.85 है तो मतलब 85% एफिशिएंसी है और बाकी 15% वेस्ट हो रही है। ओ लेवल की बात है। दैट इज ऑल।